उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय भीषण ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। बात अगर करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक का सामना दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ रहा है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपने ऑफिस जाने में, अपने कामकाज पे जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में कोहरा इस कदर था कि जो विजिबिलिटी है वो मात्र 0 मीटर के आसपास जो है वो रह गई थी। हालांकि विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हुई जब दिन आगे बढ़ा। 9 बजे के बाद जो है राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी जो है वो बेहतर होना शुरू हुई थी। और दिल्ली में कोहरा इस कदर है कि आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जो फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को पड़ रहा है। तकरीबन 100 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई राजधानी दिल्ली में। तो वहीं अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन पे भी कोहरे का असर देखने को मिला है। तकरीबन 26 जो ट्रेन है वो अपने तय समय के अनुसार लेट राजधानी दिल्ली से चली हैं। तो आप लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस समय किस कदर जो है वो ठंड पड़ रही है और साथ ही जो कोहरा है वो कैसे लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं अगर हम दिल्ली के AQI लेवल की बात करें तो राजधानी दिल्ली में शुक्रवार का औसतन AQI लेवल वो तकरीबन 400 के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली के कई ऐसे जगहें थी जहां पर जो AQI लेवल है वो 400 को भी पार कर गया, चाहे वो फिर वो मूंडका हो, पटपटगंज हो या फिर दिल्ली का करोल बाग हो। ये वो इलाके हैं जहां पर AQI लेवल तकरीबन 410 से भी ज़्यादा जो है वो मापा गया। वहीं मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है दिल्ली में ठंड को लेकर और साथ ही उत्तर भारत में ठंड को लेकर, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 हफ्ते तक इसी तरीके की जो सर्दी है लोगों को फिलहाल परेशान करती रहेगी। लोगों की जो ठंड से मुश्किलें हैं वो इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी। और मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में वीकेंड के समय जो है बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और रविवार को दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिससे जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव देखा जा सकता है। और दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान शुक्रवार को रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जताई है। तो वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान तकरीबन 18 से 20 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी फिलहाल अभी आने वाले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत के लोगों को इस भीषण ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग। और आज बात करेंगे उत्तराखंड के नए साल की, क्योंकि नया साल लग चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नए साल पर सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। और नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं कई सौगात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देने की बात कही है। और साफ तौर पर देखा जाए कि एक सबसे बड़ी जो सौगात दी है वो महिलाओं के लिए दी है, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सारथी योजना के नाम से एक योजना निकाली जाएगी, और जिसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओला और कैब में उत्तराखंड के अंदर चलती हैं उनमें अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं कैब चलाती हुई नजर आएंगी। और इसके लिए पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाएं निकाली जाती हैं और इनको जो पूरी ट्रेनिंग है वो परिवहन विभाग देगा। यानी कि परिवहन विभाग इनको ट्रेनिंग भी देगा और ट्रेनिंग के साथ साथ फिर इनका लाइसेंस भी बनाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाएं जो है कैब चलाती हुई नजर आएंगी और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। और इसके साथ ही रोजगार भी कहीं ना कहीं महिलाओं को मिलेगा ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी सौगात उत्तराखंड को नए साल पर देने की बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को भी जनवरी के माह में ही चालू कर दिया जाएगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो पर्यटक उत्तराखंड आने वाले हैं उनको काफ़ी सुविधाएं यहां पर मिलने वाली हैं। और इसके साथ ही एक नई भू कानून की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि उत्तराखंड के अंदर जनवरी में जो बजट सत्र होगा उस पर कहीं ना कहीं भू कानून उत्तराखंड के अंदर लगा दिया जाएगा, क्योंकि भू कानून लगाने की मांग लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से कहें या फिर कहा जाए आंदोलनकारी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उस मांग को कहीं ना कहीं पूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
जनवरी में जो बजट सत्र होगा उसमें कहीं ना कहीं इस भू कानून को लागू कर दिया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं पलायन भी रुकेगा और जो बेरोजगार युवा हैं वो पलायन से रुकेंगे और उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे कई सौगातें इस तरह की उत्तराखंड को मिली हैं और वहीं देखिएगा कि नए साल पर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देने की बात कही है कि यूसीसी जिसका काफ़ी इंतजार किया जा रहा है, काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है, वो इंतजार भी अब खत्म होगा और जनवरी में ही यूसीसी भी लागू कर दिया जाएगा और उससे भी कहीं ना कहीं बहुत फायदा जो है उत्तराखंड वासियों को मिलने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सौगातें देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है वो कब तक शुरू होती हैं, कब तक जनता को मिलती हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर यह सवाल पूछा है और दिल्ली में सड़कों पर ये पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? भाजपा बताए कि क्या गाली गलौज करने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी? क्या प्रवेश वर्मा, रमेश बिदोड़ी इस बार आम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? इन तमाम आरोपों के बीच लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी को लगातार कई मुद्दों पर घेरते दिखाई दे रही है। चाहे दिल्ली में शीश महल का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले का मुद्दा हो या अलग अलग मुद्दे इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत में हावी हैं। इसके कितने राजनीतिक फायदे होंगे, क्या मुनाफे होंगे और क्या नुकसान होंगे, इस पर दिल्ली की जनता आने वाली 5 तारीख को अपना मैंडेट देगी और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले जब चुनाव के महज 20 से ज्यादा दिन रह गए हैं तब आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर है, भाजपा ग्राउंड पर है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूचियां जारी की हैं। संभावना यह है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मजबूत प्रत्याशी ग्राउंड पर उतारे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी पहुंचा सकती है। अब देखना ये होगा कि इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। क्या कांग्रेस पार्टी का इस बार खाता खुलेगा? भाजपा क्या 10 से ज्यादा सीटें लेके आएगी? और जिस प्रचंड बहुमत की बात लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर देने जा रही है? ये तस्वीर क्लियर होगी और लगातार इस पर आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि दिल्ली की जनता का मैंडेट क्या है। योगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार जारी है तथा इसका आंदोलन भी लगातार जारी है। यूं कहें कि अब इस आंदोलन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है, चाहे वो जनसुराज के प्रशांत किशोर हों या फिर राजद के तेजस्वी यादव या फिर पप्पू यादव। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की नेता बनने की होड़ अब इन नेताओं में लग चुकी है। इससे पहले हम जानते हैं कि अभ्यर्थियों की मांग क्या है। अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि एक परीक्षा का एक टेस्ट होना चाहिए तथा परिणाम भी एक होना चाहिए, लेकिन आयोग एक परीक्षा का 2 टेस्ट करा रही है। उनका कहना है कि एक परीक्षा का 2 टेस्ट तथा 2 प्रश्न पत्र एक जैसे कैसे हो सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर परीक्षा एक होती है, दूसरी तरफ परीक्षा को रद्द करने को लेकर तथा अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की तैयारी में है। तो वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने आने वाले 12 जनवरी को पूरे बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया है। लगभग 20 से 25 दिनों से इन अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन परीक्षा को रद्द करने के लिए जारी है। तो वहीं इनके समर्थन में पिछले 2 जनवरी से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं तथा उनकी तबीयत भी बिगड़ती रह रही है। तो वहीं राजद के तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें समर्थन देने की वादा किया है। अभ्यर्थियों की मांग को लेकर गरमाई बिहार की राजनीति अब पोस्टर वार में बदल चुकी है, जहां जदयू एवं जनसुराज ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर पोस्टर लगाए हैं। इन सब के बीच
बिहार लोकसभा आयोग ने अभ्यर्थियों के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की मांग तथा इनकी राजनीतिक पार्टियों के साथ शुरू हुआ आंदोलन कितना कामयाब हो पाता है। सहयोगी के साथ जेके न्यूज 24 के लिए पुष्पेंद्र कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड में इस समय पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव का प्रचार अब अपने चरम पे है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए जो उनकी ही पार्टी के बागी हैं बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। पार्टियां लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी उनको देती रही, लेकिन बावजूद इसके बागी मैदान में डटे हुए हैं और अब उन बागियों की वजह से पार्टी के घोषित प्रत्याशियों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस संकट को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां इन बागियों पे तलवार चलाने के मूड में है। सबसे पहले बीजेपी ने ये पहल की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि देहरादून से ही ऐसे 34 लोगों की लिस्ट बन गई है जिन पे पार्टी बहुत जल्दी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रही है। इस कार्रवाई के तहत 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बागियों को 2 जनवरी को जब नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, पूरी कोशिश की गई मनाने की और उनको पार्टी के अनुशासन और संविधान की दुहाई दी गई, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद उनको 8 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो समय सीमा पूरी हो गई है और अब ऐसे बागियों की लिस्ट पार्टी तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में ही 34 ऐसे बागियों पे पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों को भी पत्र लिखा गया है और उनसे ऐसे बागियों की सूची मांगी गई है जो पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में बीजेपी के सांगठनिक दृष्टि से 3 जिले हैं, देहरादून महानगर, देहरादून ग्रामीण और विकास नगर। इन तीनों जिलों में 34 ऐसे बागी पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द बन गए हैं और उन पे पार्टी सख्त कार्रवाई करने जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी ऐसे बागियों को सख्त कार्रवाई करके क्या कुछ सबक सिखाती है और क्या पार्टी की शक्ति का असर उन बागियों पे पड़ता है और वे मैदान से हटते हैं या नहीं। पार्टी की पूरी कोशिश है कि इन बागियों को मनाया जाए और इनको पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के समर्थन में खड़ा किया जाए। कांग्रेस भी कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा बगावत का सामना करने पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां आने वाले समय में किस तरह से इन बागियों पे काबू पाती हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरणव्रत को आज 46वां दिन हो चुका है और इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने आज डल्लेवाल को खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आज एसकेएम के कई बड़े नेता खनौरी मोर्चे पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करते हुए कहा कि आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। तो इस समर्थन के साथ ही कहीं ना कहीं खनौरी और शंभू मोर्चा अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। दूसरी तरफ आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पंजाब के कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए, क्योंकि इसके लिए किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी करके सभी किसानों को आह्वान किया था कि वो खेतीबाड़ी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के पुतले जलाएं और केंद्र सरकार को एक संदेश देने का प्रयास करें। वहीं इस पूरे मामले को या इस पूरे प्रकरण को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक नई खेतीबाड़ी नीति का ड्राफ्ट तैयार करके पंजाब सरकार को भेजा गया था, उस पर अमल करने के लिए कहा गया था और उसको लागू करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर लगातार पंजाब सरकार बैठकें कर रही थी, खेतीबाड़ी माहिरों को बुलाया गया था, किसानों से बातचीत हो रही थी, लेकिन आखिरकार आज उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार ने रद्द कर दिया है। पंजाब सरकार ने ये साफ कर दिया
कि खेतीबाड़ी का जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से स्टेट का सब्जेक्ट है और वो अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं। साथ ही आज डल्लेवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने जो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार के सामने गुहार लगाई है, अगर वो गुहार अपने प्रधानमंत्री के सामने लगाएं तो वो अनशन तोड़ देंगे, क्योंकि अनशन करना उनका शौक नहीं है। वो किसानी मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं और अगर प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करने को तैयार होते हैं तो वो अनशन त्याग कर सकते हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब संविधान गौरव अभियान चलाने जा रही है। संविधान गौरव अभियान साफ तौर पे 15 तारीख से 21 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस पूरे अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता एवं तमाम कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर संविधान के सम्मान में ब्रोशर बांटेंगे, संविधान के सम्मान में बातें बताएंगे, संविधान के बारे में जानकारी देंगे और साफ तौर पे संविधान गौरव अभियान विशेषकर इस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है चूँकि हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो बयानबाजी हुई थी उस पूरे मामले ने राजनीति को बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था। उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी भी सड़कों पर थी, समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर थी, लेकिन अब उसी पर ट्रायंगल लेते हुए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन कल्याण नीतियों को और साथ ही साथ संविधान गौरव अभियान के नाम पर 15 तारीख से 21 तारीख तक लगातार एक अभियान चलाएगी, जो कि स्कूलों में भी बच्चों को 15 से 21 तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुणगान के बारे में सिखाया जाएगा। बाबा साहब के जो न्याय एवं संविधान के तहत कानून के प्रति लगाव और साफ तौर पे उन्होंने जिस प्रकार की बातें बताई उन्हीं को लेते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाएगा। ये अभियान स्कूलों में भी चलेगा, लेकिन उसके पहले 15 से लेकर के 21 तारीख तक उत्तर प्रदेश में तमाम गलियों, मोहल्लों, चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुँच करके भारत गौरव अभियान में लोगों को शामिल करेंगे और साथ ही साथ गौरव सम्मान यानी कि संविधान के सम्मान और बाबा साहब के बारे में बताएंगे भी। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 निर्मम हत्याओं का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर राज मिस्त्री का काम करने वाला मोइन अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। जो परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक दिन से वहां पर कोई आसपास में नहीं दिखाई दिया था और घर का जो मुख्य गेट था वहां पर ताला लटका हुआ था। जो परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो 2 दिन से लगातार फोन कर उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इनकी जो हत्या है वो पहले कर दी गई है और जो हत्यारे हैं इनके शवों को छोड़कर वहां से चले गए। आपको बता दें कि मेरठ के जो साडी गेट इलाका है वहां पर ये पूरी वारदात हुई है और पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन हत्या इतने सातिराना अंदाज में हुई है कि जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उन तक भी कोई चीख पुकार की आवाज़ें नहीं पहुंची हैं। हालांकि घटना जहां पर हुई है वहां पर एक जो पत्थर काटने वाली मशीन है वो खून में सनी हुई मिली है, तो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो पत्थर काटने वाली मशीन है उसी से जो 5 लोग हैं उनके गला रेत कर उनकी हत्या की गई है और उनको मौत के घाट उतार कर हत्यारोपी फरार हो गए हैं। जो ये मंजर था, इतना खौफनाक मंजर था कि जो वहां देखने वाले थे उनकी भी रूह कांप रही थी। कई घटना के बाद जब वहां महिला पुलिसकर्मी पहुंची तो वो भी देखकर उल्टियां करने लगी। हालांकि जैसे ही सब वहां पर देखे लोगों ने तो जो मोइन है उसका सब एक चादर में लिपटा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ था और उनकी जो बेटियां थी उनके सब बेड के बॉक्स में हाथ और पैर बंधे हुए मिले थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कितनी इस घटना में कितनी क्रूरता की गई है, इसका अंदाजा आप इससे साफ लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने हालांकि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें जो मृतक मोइन है उसका एक भाई है और एक वहां का जो झोला छाप डॉक्टर है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और प्रथम दृष्टया ये भी निकल करके आ रहा है कि जो मृतक मोइन है
ये पहले रुड़की में रहता था और इसका भाई एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रंजिशन इसकी हत्या की गई हो और इसके परिवार को मौत के घाट उतारा गया हो। वहीं पुलिस इसके अलावा जो अन्य बिंदु हैं उन पर भी जांच कर रही है। चूंकि जो मोइन है, ये मोइन की तीसरी शादी थी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हत्या की कोई और वजह तो नहीं है। पुलिस कई पहलुओं पर जाँच कर रही है। लेकिन जब 5 जनाजे एक साथ उठने के बाद जो इलाके में पूरा जो गमगीन माहौल हो गया और सबकी आंखें नम हो गईं। JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। आजकल कांग्रेस नई टीम बनाने के लिए लगी हुई है। रोज हर शहर के पदाधिकारी, जिला स्तर के जितने भी अध्यक्ष से लेकर जिला महासचिव, सचिव और ब्लॉक स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लखनऊ बुलाया जाता है। उनसे प्रदेश अध्यक्ष वार्तालाप करते हैं और नई टीम गठित होने वाली है कांग्रेस की। 2027 की तैयारियों में कांग्रेस लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से सबक लेते हुए वहीं समाजवादी पार्टी तमाम इकाइयों को जो है वो भंग कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी नई टीम बनाने में लगी हुई है। तो 2027 में एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी आना चाहती है, जिसकी वजह से वो नई टीम शहर से लेकर प्रदेश लेवल तक हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मोर्चे, हर सेल में एक नया चेहरा कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है। अब देखने वाली बात है कि 2027 में किस तरह का रूप कांग्रेस धारण करती है और किस तरह के पुराने चेहरों को भी मौका देती है और नए चेहरों को भी लेके आती है। यहाँ पर रोज़ अविनाश पांडे अभी 3-4 दिन से लगातार लखनऊ में ही क़याम किए हुए हैं और वो लगातार तमाम चीज़ों पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, लिहाजा किसी भी तरीके से कोई भी कमी ना रह जाए। अब देखने वाली बात है 2027 में किस तरह से, किस रूप में कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में उतरती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर लखनऊ के महानगर में FIR दर्ज की गई है। ऐसे में जांच में ये भी सामने आया है कि जब पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान ही ऐसे 32 अभ्यर्थी हैं जो लेखा परीक्षा भर्ती में जिनके जो O लेवल के सर्टिफिकेट लगे थे वो कहीं ना कहीं फर्जी थे। अब जांच में जिस तरह से लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही साथ इसमें सब इंस्पेक्टर ने पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराई है, तो जांच की जो दिशा है वो लगातार बढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि लेखाकार जो ये परीक्षा थी, इसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, यानी जिन्होंने डॉक्यूमेंट गलत इस्तेमाल किया है, उनका वेरिफिकेशन के दौरान ये कहीं न कहीं जानकारी हुई है। और ये भी माना जा रहा है कि जांच की जो दिशा है पुलिस आगे कर रही है ताकि इसमें और गड़बड़ी ना हो सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई के जद में लोग आए हैं, तो ये भी माना जा रहा है बहुत जल्द ही बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो इनके सहयोगी रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ।